नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि हम आपको देश भर की प्रॉपर्टीज तो दिखाते हैं, लेकिन हमेशा इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं, आपके प्रॉपर्टी मैटर्स से जुड़े हुए हैं। तो आज ऐसा ही एक और अहम मुद्दा लेकर हम हाजिर हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में। आज हम बात करेंगे आपके हक की। आप जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि सरकार रियल एस्टेट रेगुलेटर को लाने की तैयारी में है। इस पर काम काफी जोरों शोरों से चल रहा है। हाल ही में हमारे जो नए आवास मंत्री हैं या हाउसिंग मिनिस्टर वेंकैया नायडू साहब, उन्होंने एक्सपर्ट्स की मीटिंग बुलाई थी, सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, उनके विचार लिए थे और अब उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसे एक रियलिटी बनते हुए देखेंगे। तो ये बिल पे आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन हाल ही में हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि सीसीआई ने काफी बड़े एक्शन लिए हैं देश के अंदर और काफी गंभीर मुद्दों पर बिल्डर्स को पीनलाइज किया है। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए अब इस नए बिल का खाका कैसा होना चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए, जो मौजूदा प्रस्ताव है उसमें क्या कमियां हैं और कैसे सशक्त रेगुलेटर रियल एस्टेट के लिए आ सकता है जिसमें सबका फायदा हो, इंडस्ट्री का भी और कंज्यूमर्स का भी। तो चलिए इसी मुद्दे पर आज विस्तार से बातचीत होगी। और आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ हैं लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह और साथ में ही लीगल एक्सपर्ट उदय वाविकर साहब। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। विनय जी, आपसे अगर मैं शुरुआत करना चाहूं इसकी, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में सीसीआई ने कुछ बड़े डिसीजंस दिए हैं, खासतौर पर डीएलएफ पे 650 करोड़ रुपए का जुर्माना। और वो बात और भी ज्यादा वैलिड हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जब अपील की गई उसके खिलाफ कि नहीं ये आपको देना ही होगा, उसकी भी मोहर उसके ऊपर लगती है। मतलब जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो कि कंज्यूमर के हित में नहीं है। ऐसे में अगर हम देखें कि रियल एस्टेट रेगुलेटर जिसको लाने की अब तैयारी, तो जो मौजूदा स्वरूप है, जो 2013 का एक प्रस्ताव है, उसमें आपको लगता है कि वो बिल्कुल सही है या अभी बहुत सारे सुधार करने होंगे? नहीं, सुधार की तो हर चीज़ में ज़रूरत होती ही है और यहाँ भी ज़रूरत है काफ़ी चीज़ों में सुधार करने की। जैसे कि एक मुद्दा ये आता है कि आज पोजेशन आपको नहीं मिलती वक्त पर। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि डिलेज होते हैं। और डिलेज क्यों होते हैं? क्योंकि एक आपने प्री लॉन्च में बेच दिया है माल, आपके परमिशंस थे नहीं, तो वो आने में ही साल डेढ़ साल लग जाता है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहला तो इस चीज़ को बिल्कुल ब्लैंकेट बैन करना चाहिए। अगर डेवलपर के पास परमिशंस हैं ही नहीं तो वो किस तौर पे बेच रहा है, तो इसको इस चीज को क्रिमिनलाइज करना चाहिए कि अगर किसने बेचा तो ये चीटिंग का केस बनता है, आप सीधा उठा करके उन्हें जेल भेजिए। तब जाकर के ये प्रैक्टिस बंद होगी और तब जाकर के आपको पोजेशन जो वक्त पे प्रॉमिस की गई है वो मिलेगी। राइट। तो काफी सारे ऐसे ही प्रावधान इस बिल के अंदर हैं जिस पर हम एक एक करके आते हैं, लेकिन उससे पहले उदय जी के पास जाऊंगा। उदय जी, महाराष्ट्र में अगर हम बात करें कि ऑलरेडी एक रियल एस्टेट रेगुलेटर आ चुका है, हालांकि अभी वो लागू नहीं हुआ है, एक्शन में नहीं आया है, लेकिन ये पहला राज्य जिसने स्थापित कर दिया। उससे पहले यहाँ पर हुआ करता था मोफा। तो अब जो नया बिल यहाँ पर आया, आपको वो कितना प्रभावी लगता है, या पहले वाला मोफा से इसकी तुलना करें तो क्या अंतर इसमें आ गया है? आपने बड़ा अच्छा कहा। कहते हैं जिंदगी में गमाते फिर कहीं फिर भी मुस्कुराती है जिंदगी, जैसे बांसुरी में छेद होकर भी संगीत लहराती है बांसुरी। आज ऐसा है कि आप अगर मोफा का मॉडल देखो तो बहुत ही अच्छा इम्प्रोवाइज मॉडल है, जिसके अंदर शेड्यूल 5 के अंदर स्टैंडर्ड एग्रीमेंट है और वो स्टैंडर्ड एग्रीमेंट बिल्कुल ग्राहकों के हित में है। हर तरह पोजीशन, जैसे अभी विनय जी ने सही कहा, पोजीशन डेट आपको देनी ही पड़ती है, नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 2 साल में पोजीशन देना पड़ता है। एक पैसा भी आप लोगे, 1 रुपया भी आप लोगे तो आपको एग्रीमेंट एंटर करना पड़ता है। 20% से ज़्यादा सेक्शन 4 कहता है एग्रीमेंट से आप एडवांस मनी, अर्नेस्ट मनी नहीं ले सकते हैं। तो ये जो सब सारी चीज़ें हैं, ये मोफा के अंदर बहुत ही अच्छी है। दुख की बात यह थी कि मोफा का कोई इम्प्लीमेंटर नहीं था। उसके बाद अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में रेगुलेटर लाया है। मेरी आपके ही चैनल पे सचिन अहिर जी के साथ बातचीत हुई थी, हमने उसमें भी बताया था। आप अगर कहेंगे कि मोफा में जैसे पार्किंग है, बिल्डर कैन नॉट सेल ओपन पार्किंग, आप बेच नहीं सकते। और पांचाली कोऑपरेटिव सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा उसके ऊपर कहा था। पर अब वो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नए रेगुलेटर में निकाल दिया, आप कहीं भी पार्किंग बेच सकते हो सिवा नीचे गार्डन और रोड के। तो वो एक बिल्कुल अलाउ कर दिया। जैसे कन्वेंस है, कन्वेंस मोफा कहता है कि 4 महीने के अंदर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन को आपको देना ही है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है आपका। पर यहाँ पे अभी नए रेगुलेटर में कहता है विद इन 6 मंथ्स अगर कन्वेंस नहीं हुआ तो वो कन्वे कर देंगे। बट क्या कन्वे कर देंगे? डीम कन्वेंस की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग डीम कन्वेंस, ऑटोमेटिक कन्वेंस है नए रेगुलेटर में 6 महीने के बाद। पर वो कन्वेंस सिर्फ बिल्डिंग और नीचे की लैंड का है, टीडीआर एफएसआई का कोई बात ही नहीं उसमें।
ओके। तो ये जब सारे इम्प्रोवाइजेशन है वो मोफा की तरफ। मैं अभी नेशनल रेगुलेटर पे आ रहा हूँ क्विकली। नेशनल रेगुलेटर बड़ा अच्छा हो रहा है और पहले था ही नहीं वैसे पूरे कंट्री में। क्या वो यूनिफॉर्म बनेगा, मेरा सवाल ये है, क्योंकि ऑलरेडी महाराष्ट्र का रेगुलेटर लॉन्च हो चुका है, प्रेसिडेंट असेंट आ चुका है, आप सिर्फ अवेट कर रहे हैं आज गैजेट नोटिफिकेशन, और उसकी प्रोविजन और नेशनल की प्रोविजन बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। एग्जांपल मैं क्विकली आपको देता हूं, बिल्डर को क्लियरेंस महाराष्ट्र रेगुलेटर में विद इन अ वीक मिल जाएगा, आप अप्लाई करो, विंडो ओपन करो और बेचना चालू करो, सबने बेच सकते हैं। और नेशनल रेगुलेटर कहता है कि सारी परमिशन मिलने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद, बाकी सही है 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर हम आपको परमिशन देंगे। अब ये ऐसे कई प्रावधान है जो स्टेट के अलग हो गए हैं और नेशनल के अलग है, इसमें रिकंसाइल करना बहुत ही जरूरी है। मंत्री महोदय में इसके अंदर रखना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं एक ही रेगुलेटर पूरे देश को होना चाहिए। जी, कोशिश शायद उनकी ऐसी होगी, लेकिन चूंकि स्टेट और सेंट्रल दोनों का मिला जुला सब्जेक्ट है, इसमें हम एक इंपॉर्टेंट चूंकि पॉइंट वाइज चीजों पर जाए उससे पहले आपकी राय लेना चाहूंगा यहाँ पर विनय जी कि अक्सर जो डेवलपर कम्युनिटी वो एक आवाज उठाती है कि हमारे ऊपर दोष आता है कि हम डिले कर रहे हो तमाम, लेकिन हम जिस पर निर्भर है यानी कि जो क्लियरेंस अथॉरिटीज हैं उनको लेकर रेगुलेटर बिल अभी तक ना महाराष्ट्र वाला ना नेशनल वाला, उसमें कहीं कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब कुछ उन पर निर्भर है। अगर मुझे क्लियरेंस नहीं मिलता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, एयरपोर्ट क्लियरेंस है, ये सब नहीं मिलेंगे तो फिर मैं तो डिले करूंगा ही करूंगा। नहीं, एकदम सही कहा आपने, और उनकी ये कंप्लेन भी जायज है कि अगर अप्रूवल्स टाइम पर नहीं आएंगे तो उसके कारण डिले होगा। इसका ये मतलब नहीं कि वो निर्दोष है, लेकिन ये भी उसमें एक प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूं कि कानून ऐसा होना चाहिए कि आपने परमिशन के लिए अप्लाई की, फिक्स टाइम लिमिट में आपको परमिशन, अगर वो नहीं, हाँ भी नहीं बोलते ना भी नहीं बोलते, तो इट इज डीम्ड टू बी गिवन। इस तरीके से ही हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे कि अगर एक मुद्दत में नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली इट्स अज्यूम के ग्रांटेड है, आप प्रोसीड करिए, तब जाकर के ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब काफी परमिशंस यहाँ की हैं, काफी परमिशंस सेंट्रल की है, जैसे एयरपोर्ट वगैरह की है। सो इसमें भी कुछ सोच विचार होना चाहिए। एनवायरमेंटल क्लियरेंस है कि ये सब इमीडिएटली विदाउट डिले कैसे डेवलपर को मिल सकती हैं। राइट, तो कुछ मिला के कि आपको उन्हें भी मुद्दा या पार्टी बनानी पड़ेगी जहां से आपको क्लियरेंस आ रही है। आप सिर्फ एक पार्टी को पूरी तरीके से दोषी नहीं करार सकते। ये है कि सिस्टम कैसे दुरुस्त होगा ये सरकार को देखना होगा। किस तरीके से बात हो रही है ऑनलाइन परमिशन की, एनवायरमेंटल परमिशन ऑनलाइन मिलेंगी, कहा जा रहा है 21 दिन के अंदर आपको देनी होगी और उसके बाद आप काम शुरू कर सकते हैं। अभी सब प्रस्ताव में है, लेकिन इन चीजों पर भी आपको यहां पर जोर देना होगा। चलिए, तो रियल एस्टेट रेगुलेटर का आना तो वाकई सबके लिए बहुत अच्छी बात है और हम यहां बातचीत शुरू भी कर चुके हैं। एक महाराष्ट्र के एग्जाम्पल से देखा भी कि कौन से लूप होल हो सकते हैं जिनको सुधारने की जरूरत है ताकि एक प्रभावी बने। अब आएंगे ब्रेक के बाद तो डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या प्रावधान है और उन प्रावधानों का क्या असर पड़ेगा और उन्हें और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। करदा कंस्ट्रक्शंस एंड सम्राट ग्रुप प्रेजेंट। हिस्सा बनिए रियल एस्टेट के सबसे बड़े बेंचमार्क का। आइए करें उनका सम्मान जो दे रहे हैं देश को नई पहचान। नॉमिनेशंस के लिए एसएमएस करें REA 51818 पर या लॉग ऑन करें www.realestateawards.in.com पर। प्रेजेंटेड बाय RR काबल, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। Associate sponsor RR Parkin and Prayag Sanitary Ware and Sinks, touching life every day. Research partner Liazis Foraz. वेलकम बैक। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट रेगुलेटर की और यहाँ पर अब हम थोड़ा पॉइंट वाइज बातों पर जाएंगे कि किस तरीके के रियल एस्टेट रेगुलेटर में प्रावधान है। यहाँ पर बात हो रही है कि रियल एस्टेट अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी क्रिएट की जाएगी और वो एक वेबसाइट बनाएगी दरअसल और उस पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा जहाँ पे आपको तमाम परमिशंस के साथ आना होगा। जब सारी परमिशंस आपके पास होगी तभी आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर पाएंगे। उदय जी, अभी हम देखते हैं कि जिस तरह के अभी हमारा सिस्टम है कि आपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, धीरे धीरे परमिशन आ रही है, चल रहा है, बन रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन यहां जब वो बात करते हैं कि आप सारी परमिशंस लेकर आइए और फिर ही कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, तो प्रैक्टिकलिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी? ये संभव है टेक्निकली देखें कानून की नजर से? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि सारी परमिशन लेके आप हमारे पास आ जाइए तो फिर एक फॉर्मेलिटी बची, फिर बचा क्या है। और सारी परमिशन मिलने में इतनी देर हो जाती है। आज का अनुभव ऐसा है कि आप IOD लो,
आईओडी में आपकी देर हो जाती है, उसमें सारी कंडीशन रहती है, उसके बाद सीसी में देर हो जाती है, उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जैसे विनय जी ने कहा एनवायरमेंटल अथॉरिटी, अलग अलग अथॉरिटीज़ की अलग अलग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सबकी आप परमिशन लेते लेते जब आप पहुंचेंगे तो तब तक तो बहुत समय गुजर चुका होगा। तो ये मेरे ख्याल से विकासक के लिए भी ठीक नहीं होगा। मेरी तो ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट ने खास हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा डिपार्टमेंट करना चाहिए जो मोदी जी का विचार है कि वन विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, जहां पे सारे अथॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए जो लाइजन करे वेरियस अथॉरिटीज से, और एक विद इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट में आपको परमिशन दे। और सेल की जो परमिशन है वो प्लान सबमिट होके आईओडी मिलने के बाद ही अलाउ करे, क्योंकि आज होता क्या है कि बिल्डर एक प्रोजेक्ट प्लान करता है, उसकी प्लानिंग करता है, सारे सबने बहुत ही खूबसूरत ब्रोशर से बेचता है और फिर पता चलता है कि इनको आधी परमिशन मिली नहीं है, और बिकॉज ऑफ विच जो प्रोजेक्ट उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट सोचा था, एक सपनों का महल बनाया था, वो बिल्कुल अलग तरह से भूत बंगला हो जाता है। तो उसके लिए जो, और ग्राहक बेचारा ठग जाता है, तो उसके लिए जो है वो मैं विकासकों को जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगा, उनकी भी अपनी मजबूरियां है, राइट क्योंकि ये मजबूरियां उनकी होने के कारण देर होती है। तो इसका सोल्यूशन इस प्रावधान में करना बहुत जरूरी है, और साथ साथ यूनिफॉर्मिटी लाना भी बहुत जरूरी है। आज गुजरात में अलग एक्ट है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मोफा जैसा ही है, आंध्र का मोफा जैसा एक्ट है, बट कई जैसे मध्य प्रदेश है वहाँ कोई ऐसा कानून है ही नहीं मॉनिटरी। तो ये सारे कानून उनको एक करके एक यूनिफॉर्मिटी, वन विंडो वन एक्ट फॉर द एंटायर नेशन होना चाहिए, तब कहीं जाके इसका इम्पैक्ट होते जाएगा। पर यहाँ पर विनय जी, जैसा हमने अभी भी बात की कि ये तो एक सब्जेक्ट है जो कि स्टेट का सब्जेक्ट है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाएगी, तो वो जो बनाएगी मेरे ख्याल से वो सिर्फ मॉडल ही बना सकती है, क्योंकि हर स्टेट के पास उसे देखते हुए अपना एक, जैसे हमने देखा महाराष्ट्र में बना, तो फिर जब यही वाली फिर दिक्कत आ जाएगी कि महाराष्ट्र में अलग है, आंध्रा में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, और फिर हम देखेंगे कि चीजें शायद कहीं पहुंच नहीं रही हैं। आप देखें अभी जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट है, वो भी सेंट्रल एक्ट है, स्टेट्स को लेकिन पावर है अपने चेंजेस करने का, तो वो भी स्मूथली चलता तो है। तो अगर स्टेट करना चाहे तो कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो एफर्ट लेना पड़ेगा उन्हें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सारा रेड टेप काटिए, जैसे उदय जी ने कहा सिंगल विंडो क्लियरेंस रखिए, टाइम बाउंड रखिए, तो डेवलपर को अगर अपनी परमिशंस टाइम पर मिलती है फिर आप उसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं अगर वो कुछ गलत करता है तो। और मैं समझता हूं कि फिर उस सिचुएशन में आपको पेनल्टीज इतनी स्ट्रिक्ट रखनी चाहिए कि 10 बार कोई भी डेवलपर सोचे कि मैं कुछ गलत काम करूं। तो जो आप ये बात कर रहे हैं पेनल्टी स्ट्रिक्ट, क्योंकि जेल का भी प्रावधान है इसमें, 3 साल तक की जेल की भी बात की जा रही है, और हमने जब जब डेवलपर कम्युनिटी से बात की उनको इसी एक प्रावधान पे सबसे ज्यादा आपत्ति है कि जेल मत भेजिए, आप पेनल्टी बढ़ा के दुगनी कर लीजिए, लेकिन जेल मत भेजिए। नहीं, पेनल्टी तो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि पेनल्टी देने से पहले वो कतराए। राइट। और अगर आप उसमें कुछ सेफगार्ड बिल्ड कर सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने सिर्फ पेनल्टी लगा दी, अगर वो रिपीट ऑफेंडर है तो भेजिए जेल उसको, क्योंकि आपको किसी तरीके से तो डेटरेंट लाना पड़ेगा। कानून बहुत बढ़िया है हमारे पास, जैसे उदय जी ने कहा मोफा इज अ वंडरफुल एक्ट, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कहाँ है उसकी? कोई डरता है उसमें? आप ₹1 नहीं ले सकते आज बिना एग्रीमेंट साइन किए हुए, जैसे उदय जी ने कहा। एक डेवलपर बता दीजिए मेरे को, अब सबसे बड़े से बड़ा ब्रांड नेम ले लीजिए, कोई इस कानून का पालन करता है महाराष्ट्र स्टेट में? मैं नहीं समझता हूं कोई भी करता है। सो दिक्कत यह है, हाँ गवर्नमेंट की तरफ से भी डिलेज है, लेकिन डेवलपर्स की तरफ से भी प्रॉब्लम्स हैं। राइट। तो उदय जी, यहाँ पर एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये कि जैसे ये मैं कह रहे हैं कि दोनों तरफ से दिक्कतों की बात है, लेकिन यहाँ पर एक अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा जहां पर आप जाके शिकायत कर पाएंगे। अब ये अपीलेट ट्रिब्यूनल कैसा होगा, जिसमें हम शिकायत करेंगे ना जो कंज्यूमर होगा, या अगर डेवलपर के ऊपर जो भी चार्जेस लगा रहे हैं या जो अथॉरिटी बनेगी वो जाके वहां शिकायत करेगा कि नहीं देखिए गलत हो गया या ज्यादती हो गई? नहीं, मेरे जहां तक मेरा ख्याल है इसका जो प्लानिंग है, मैं पढ़ चुका हूँ, दोनों शिकायत कर सकते, दोनों शिकायत कर सकते, दोनों शिकायत। जैसे आज कंपटीशन एक्ट में कंज्यूमर के लिए अलग है, कंपनीज ही शिकायत कर सकती है, आपने देखा होगा। हाँ, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसमें हम ये देखते हैं कि जाके अगर आपके ऊपर कुछ, बट कंज्यूमर भी शिकायत कर सकते हैं, उनका एक अलग से उन्होंने प्रावधान बनाया है। तो उस तरह से यहाँ भी प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि नेशनल लेवल पे जो बड़े बड़े बिल्डर्स है उनके खिलाफ, विकासक है उनके खिलाफ आप कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि इसको अथॉरिटीज के खिलाफ भी कोई प्रावधान रखना चाहिए इन्होंने, क्योंकि अगर विकासक को सही प्रॉब्लम है तो वो बेचारा कहा जाए, रिट पिटिशन में कितने साल चले जाएंगे, अथॉरिटीज वहां हिलेगी नहीं, या रिट पिटिशन एक रास्ता है उसके पास, बट और भी कोई रास्ते होने चाहिए जिससे गवर्नमेंट लेवल पे उसकी एक्सपीडिशन होगी। आपने बड़ा अच्छा कहा था जेल के बारे में, आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में मेरी ये बात हुई थी ऑनरेबल मिनिस्टर सचिन कुमार आहिर जी से, कि जो आपका जो इम्प्लीमेंटर रेगुलेटर अभी आ रहा है, एक्ट आ
आ रहा है उसमें जेल का प्रावधान तो है, पर उसका एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा? आपको क्रिमिनल कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां 15 साल लड़ना पड़ेगा। राइट। तो जैसे आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बड़ा अच्छा सेक्शन धारा 27 में प्रावधान है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जस्ट डायरेक्टली मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बनता है और आज 4 बिल्डर को कन्वेंस नहीं किया तो जेल भेज दिया है मोफा के अंदर। मोफा के अंदर भी ये प्रावधान है। तो यहीं पे मैं आपको बीच में टोक रहा हूं कि ये जो भी ट्राइब्यूनल बनेगा या अथॉरिटी बनेगी, क्या ये फुल्ली 100% पावरफुल होगी, जहां पर उसके ऊपर आप कहीं या तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं, अलग बात है, लेकिन इनके पास वो हथियार होगा कि ये सजा सुनाए और वो सजा होना तो चाहिए, पर मुझे लगता नहीं कि ये प्रावधान रखेंगे कि जैसे आपने कहा विकासकों का बड़ा विरोध है इस बात को और उनकी भी काफी सत्ता चलती है इस देश में उस हिसाब से, तो देखते हैं। मगर आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूं, इनके हाथ में ये पावर नहीं देंगे तो इनकी जो धार है फिर वो धार निकल जाएंगे। ऑर्डर है, वील से नो टिट टू बाइट या पेपर डिक्री, ये दोनों में से आपको एक मिलेगा, फिर फायदा क्या है उसका? कोई ऐसी, और दूसरा रजिस्ट्रेशन की बात आनी चाहिए, वो अभी तक नहीं आई। विकासक को अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की लिस्टिंग होती है, कंपनीज की लिस्टिंग होती है, रजिस्टर्स का विकासों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जान माल के साथ आप खेलते हो, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका बैकग्राउंड, आपकी शख्सियत होनी चाहिए, जिसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। और जैसे फॉरेन में है कि विकासक का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। हाँ, ये भी है कि आपने अगर नहीं कंप्लाई किया चीजों पर तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। जैसे आज मैं वकील हूँ, मेरी बार एसोसिएशन है, आज अगर मैं कुछ गलत काम करूँ या विनय जी कुछ गलत काम करें, हम कभी करेंगे नहीं, तो बार एसोसिएशन हमारे ऊपर एक्शन ले सकती है, राइट, और हमारी सनद जा सकती है। वैसे इसकी रजिस्ट्रेशन जानी चाहिए। आलीशान घर, वर्ल्ड टूर, बचाने के आसान उपाय जान सकते हैं। इसके सेविंग कैलकुलेटर से आप अपनी ईंधन बचत का हिसाब लगा सकते हैं। आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से गूगल प्ले स्टोर में PCRA एंड्रॉइड ऐप टाइप कर इसे फ्री डाउनलोड करें। PCRA द्वारा जनहित में जारी। छुटकाउ जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश हो गई सर। जेके वॉल पुट्टी लगाई, क्या फर्क पड़ता है सर? हम तुम्हें क्या ढंकी लगते हैं? एक ही बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवार के लिए पेंट से पहले सिर्फ जेके वॉल पुट्टी, नो कॉम्प्रोमाइज। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं। विनय जी, एक और उन्होंने पहलू जोड़ा है कि रियल एस्टेट एजेंट्स को भी इसके अंदर लाने की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि काफी बड़ा मार्केट है, खासतौर पे बड़े शहरों में तो बिल्डर के बाद रियल एस्टेट एजेंट्स ही होते हैं जो इस धंधे को पूरा आगे लेकर जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये एक वाकई में एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसमें जुड़ा है, क्योंकि वहां से भी बहुत सारी चीजें ड्राइव हो रही होती है उनके भी, क्योंकि आज की तारीख में कोई ऐसा कानून नहीं है, सब अपने मर्जी के हिसाब से ब्रोकरेज लेते हैं, तो ये चीज भी एक अच्छी चीज है और इसे और मजबूती देगी। मैं समझता हूं कि ये बहुत ज़रूरी कदम है, क्योंकि प्राइमरी इंटरफेस जो कस्टमर के साथ है वो एजेंट का होता है। और जैसे गुड़गांव ने तो ऑलरेडी उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दी है, और इसलिए की है क्योंकि बिल्डर के बिहाफ पे वही डील करते हैं और पैसे भी वही कलेक्ट करते हैं। राइट। तो कुछ रेगुलेटरी मेजर्स होने चाहिए, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, कुछ क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर वो रियल एस्टेट एजेंट है तो कुछ तो क्वालिफिकेशन हो, कुछ तो वो जानता हो। ऐसे नहीं कि कोई भी खड़ा हो गया रियल एस्टेट एजेंट बन के। तो मैं समझता हूँ ये जरूरी है। हाँ, लेकिन आपको समझना चाहिए कि बिल्डर में और डेवलपर में और एजेंट में फ़र्क है, तो उनको थोड़ा और इजी तरीके से इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लाया जाए, ये जरूरी है। तो इस चर्चा को के अंत पे पहुंचे अगर, तो यहाँ पर वाइकर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा हमने महाराष्ट्र में देखा कि अभी भी लूप होल्स बाकी हैं, तो क्या इस पे गवर्नमेंट को एक बार फिर थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी चाहिए स्टेक, और खासतौर पे आप जो प्रैक्टिस करते लो, आप हैं विनय जी हैं जो खासतौर पे इस कंज्यूमर एंगल को देख रहे हैं, उनके विचार ले भी रही होंगी सरकार, लेकिन हर तरफ से हर स्टेट से लोगों को बुला के और इस तरह के विचार लेने चाहिए, रादर कि आप सिर्फ डेवलपर से बात कर रहे हैं या सिर्फ रियल एस्टेट ब्रोकिंग फर्म से बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि ग्राहक संगठन, ग्राहकों के विषय में जो भी एक्सपर्ट्स है, और खास करके रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स है जो ग्राहकों का हित देखते हैं, ऐसे लोगों को बुलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर में ग्राहक ही खरीदार है और ग्राहक के ऊपर सब कुछ है। डिजिटाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉर्ड एक वन ऑफ द बड़ा सब्जेक्ट है, वो होना चाहिए। डिजिटाइजेशन ऑफ बिल्डर्स भी होनी चाहिए, उनकी बैकग्राउंड इजीली ग्राहक को मिलनी चाहिए। आज कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, आज मैं और आप भी कल विकासक बन सकते हैं अगर फाइनेंस मिल जाए
तो मैं और आप भी बन जाएंगे। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन रेट बहुत कम है, तो इसमें एक स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी लाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन लाना चाहिए, डिजिटाइजेशन लाना चाहिए। जैसे आपने कहा ब्रोकर और एजेंट्स को महाराष्ट्र फ्लैट ओनरशिप एक्ट में उनको डेवलपर, प्रमोटर डेवलपर ही बना दिया है, उसकी डेफिनेशन में है, तो लाना चाहिए। उनके ऊपर भी जिम्मेवारियां है, वो जिम्मेवारी उनके ऊपर भी लानी चाहिए। तो ये बहुत सोच के करना चाहिए। मेरे ख्याल से सर्वहिताय सर्व सुखाय तब बन सकता है जब सभी लोगों का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन। तो सभी लोगों में विनय जी, मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल कि क्या उससे भी पूछना चाहिए जिसको घर खरीदना है ना, ग्राहकों को भी बुलाना चाहिए और उनकी भी राय लेनी चाहिए? बिल्कुल, कस्टमर इज किंग। फाइनली अफेक्टेड पार्टी कौन होता है इस ट्रांजैक्शन में? अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो कस्टमर ही सफर करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। आज बिल्डर कुछ भी अनाप शनाप कर देता है, अगर समझो फ्लैट बायर पैसे नहीं दे पाया या डिले हो गया तो एग्रीमेंट कैंसिल कर देगा, 18 to 24% इंटरेस्ट लगा देगा, पेनल्टी लगा देगा। और अगर बिल्डर डिले करता है तो क्या होता है? वर्चुअली नथिंग, उसका लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ भी थोड़ी पैरिटी लाने की जरूरत है। 8 साल आपको मकान नहीं मिला, उसके बाद वो मुफा के अंडर आपको 9% इंटरेस्ट देगा, तो वो किस काम का? उसको मार्केट रेट पे दो, जैसे कंज्यूमर फोरम्स ये जजमेंट्स पास करते हैं, बट वो जरूरत नहीं होनी चाहिए कंज्यूमर फोरम के पास जाने की। आपका जो लॉ है उसे संभालना है इस चीज को। चलिए, तो यहाँ पर जरूरत है एक ऐसा प्रभावी यंत्र बनाने की, एक ऐसा प्रभावी रेगुलेटर बनाने की जो सब, जैसे सर्वजन हिताय सुखाय की यहाँ पर बात की उदय वाविकर साहब ने, कि सबका उसमें भला हो। कहीं से ऐसा ना हो कि किसी एक साइड के साथ यहाँ पक्षपात हो रहा, लेकिन हाँ, कंज्यूमर जो सबसे ऊपर है पहले उसको ध्यान में रखा जाए और उसके हिसाब से सारी चीजों को बनाया जाए। और अगर इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस रेगुलेटर को तैयार किया जाएगा तो मेरे ख्याल से सबके हित में होगा। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इस बातचीत में हमारे साथ भाग लेने के लिए। तो इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में आज इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबिल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। आज मिस्टर मेहरा का बेटा मैथ्स में फेल हो गया, इसीलिए वो सीधे गए शहर के बेस्ट ट्यूशन टीचर के पास और बोले, तो अब ये कल से टॉप करेगा ना? ये तो आप मानोगे कि इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन अगर मैं यही बात आपसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए कहूं तो आप मानोगे? मान जाइए। अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए टाइम दीजिए। लॉग ऑन टू janotomano.com from Birla Sun Life Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. CNBC आवाज के दर्शकों को न्यूयॉर्क से संजय पुगलिया का सलाम। प्रधानमंत्री की मोदी यात्रा दरअसल एक त्रिकोण है। एक कोने में है यूएन का भाषण, दूसरे कोने में है मेडिसन स्क्वायर गार्डन से जब वो संबोधित करेंगे, और तीसरा कोना है संयुक्त राष्ट्र संघ में वो मल्टीलैटरलिज्म के बारे में हिंदी में भाषण देंगे। लेकिन इन सब के